शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। उत्तराखंड में हफ्तों से चले आ रहे राजनीतिक ड्रामे में आखिरकार कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस के 9 बागी विधायक जिन्होंने हरीश रावत की सरकार उत्तराखंड में गिराने में जी जान कर दिया था, उनके लिए तो अब ऐसा लगता है आगे की राह और मुश्किल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विधानसभा के अंदर आज हरीश रावत ने बहुमत साबित कर दिया और बाहर आकर इसके साफ संकेत भी दे दिए। हालांकि बहुमत परीक्षण का नतीजा सील बंद लिफाफे में कल कोर्ट में ही खुलेगा और तब इसका औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन बीजेपी नेताओं ने भी आज ही हार मान ली। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, उत्तराखंड की नाकामी क्या मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार है? सरकार बचाकर हरीश रावत ने क्या स्टिंग ऑपरेशन के दाग धो दिए? और उत्तराखंड संकट ने राजनीति की गंदगी क्या एक बार फिर से जग जाहिर कर दी है? आज का सबसे बड़ा सवाल, उत्तराखंड की नाकामी क्या केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार है? सरकार बचाकर क्या हरीश रावत ने स्टिंग ऑपरेशन के अंदर उनके ऊपर जो विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे थे, क्या वो दाग धो दिए? और उत्तराखंड संकट ने क्या एक तरह से अच्छा भी किया कि राजनीति की सारी गंदगी हम सबके सामने लाकर रखती है ताकि हम उस पर बहस कर सकें। इसी पर बहस होने के लिए बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी जुड़ने वाले हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के बागी एमएलए सुबोध उनियाल जुड़ेंगे और यहां स्टूडियो में प्रदीप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर। आप सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, आपने क्या क्या नहीं किया, क्या नहीं किया आपने उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए? साम दाम दंड भेद, बागियों के साथ आप राजभवन गए, एक लेटर दिया, चार्टर्ड प्लेन से उनको दिल्ली लाए, गुड़गांव के रिजॉर्ट में ले गए, कहां नहीं ले गए, क्या नहीं किया आपने सुधांशु जी? और आज रेखा आर्य को भी तोड़ लिया आपने कांग्रेस से। लेकिन आखिरकार यह साबित हो गया सुधांशु जी कि आपका राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला उत्तराखंड में गलत था। इसीलिए हम कह रहे हैं, क्या यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार नहीं है सुधांशु जी? देखिए मानक जी, इस घटना के 2 पहलू हैं। एक तो है तकनीकी और संवैधानिक पहलू और दूसरा है राजनीतिक पहलू। आपने राजनीतिक प्रश्न किया है कि क्या नहीं किया, तो मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं। हमने क्या किया? सारी की सारी समस्या की शुरुआत तो कांग्रेस के अंदर से हुई और आज से हुई क्या? यह विषय तो कांग्रेस में तकरीबन 2 साल से चल रहा है। असंतोष एक नहीं अनेक बार वो लोग जाकर अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिले। ठीक यही स्थिति अरुणाचल में भी थी। तो उनका केंद्रीय नेतृत्व या तो अपने ही नेताओं को सुनने में नाकाम रहा या उनकी समस्याओं का समुचित समाधान करने में नाकाम रहा। यदि श्री विजय बहुगुणा जैसे व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री और हेमवती नंदन बहुगुणा के कांग्रेस के पाले में डाल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल तो आपकी कोशिशों पर है। कैलाश विजयवर्गीय आपके नेता कल तक कह रहे थे कि हम जीतेंगे, सरकार गिरेगी, बहुमत हमारे पास है, सरकार बनाएंगे, यहां तक कह गए थे। लेकिन आज साबित हो गया सारी कोशिशें आपकी नाकाम हो गई। मानक जी, मैं अपनी बात पूरी करूं, उसमें उत्तर आपको मिल जाएगा। यहां की बात पर आप हमारे ऊपर दोष देना चाहें दे लीजिए, हम उस पर अपना विचार रखते हैं, आप अपना विचार रखिए। मगर यह बताइए, यहां पर हरीश रावत जैसे व्यक्ति और विजय बहुगुणा जैसे व्यक्ति टूट गए तो दोष किसका? भाजपा का। अरुणाचल में कोलिको पुल टूट गए तो दोष किसका? भाजपा का। ये दोष भाजपा का नहीं है। जब कांग्रेस से सत्ता छूटती है तब तक कांग्रेस टूटती है। बताइए 90 के दशक में सुधांशु जी, फिर आप कांग्रेस के पाले में गेम डाल दे रहे हैं बार-बार। मैं सवाल आपकी कोशिशों पर कर रहा हूं। वाक्य तो आपने सारी कोशिशें कर रही सुधांशु जी, मुझे आप बार-बार कांग्रेस पे मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद अरे भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे तस्वीर का पूरा स्वरूप तो डालने दीजिए। 90 के दशक में अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी और शरद पवार हमारी वजह से टूटे थे। 1977 में सत्ता से बाहर हुए, तब जगजीवन राम से लेके और बहुगुणा और जाने कितने लोग टूट के अलग हो गए, तो वो क्या हमारी वजह से टूटे थे? 67 में ये राष्ट्रपति शासन तो आप ही ने लगाया था सर। नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई, राष्ट्रपति शासन तो आप ही ने लगाया था कि हमेशा। अरे भाई, समस्या कांग्रेस के अंदर उत्पन्न होती है, उनके नैसर्गिक चरित्र से उत्पन्न होती है। सर मान लीजिए आप सुधांशु जी, संकट उत्पन्न मान लीजिए, अब तो देख नहीं पा रही, तो मान लीजिए गलती हो गई। अदालत ने भी राष्ट्रपति शासन खारिज कर दिया, विधानसभा के अंदर भी हार गए, मान लीजिए गलती हो गई। देखिए ये मैंने आपसे पहले वाक्य में बोला है, जब हम तकनीकी और संवैधानिक विषय पे जाएंगे मानक जी, तो ये बहुत जटिल विषय है।
पहली बार ऐसा हो रहा है कि विधानसभा की एक कार्रवाई के बारे में अदालत में निर्णय हो रहा है। ये बहुत पेचीदा विषय है। अभी आगे जाकर इनमें वो संवैधानिक पहलू को अलग रखिए। अभी आपने राजनीतिक प्रश्न किया था, हम राजनीतिक प्रश्न कह रहे हैं। जो हुआ वो कांग्रेस का 50 वर्ष की नेचर है। जो हुआ वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप होने से सुधांशु जी। मेरे साथ प्रमोद तिवारी भी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी के पास भी चलते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से पहले ऐसा, शायद प्रदीप जी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैं गलत कह रहा हूं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि विधानसभा के अंदर इस तरह से बहुमत परीक्षण सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा हो। यह दिन आ गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया वहां पर, जबकि ना बीजेपी के पास बहुमत था, ना आपको यह पूरा भरोसा था। आपको सिर्फ यह भरोसा था शायद कांग्रेस के और विधायक टूट जाएंगे, शायद कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, इसीलिए आपने राष्ट्रपति शासन लगाया। पहले हाईकोर्ट से आपको मुंह की खानी पड़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी, और उसके बाद विधानसभा के अंदर आपको शर्मसार होना पड़ा। सुधांशु जी मान लीजिए गलती हो गई राष्ट्रपति शासन लगाने में। देखिए, संवैधानिक विषय पे अभी कोर्ट में सारा मामला विचाराधीन है और लंबे समय तक अभी विचाराधीन रहेगा, इसलिए अभी उसके विषय के ऊपर हम नहीं कह सकते क्या निर्णय होगा। वैधानिक आधार, आप राजनीतिक आधार पे तो यदि मान लीजिए 9 विधायकों का निर्णय कुछ और हो जाता है तो तस्वीर पलट जाती है। तो राजनीतिक विषय मैंने उत्तर दिया है। कोर्ट का निर्णय कोर्ट। चलिए ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं बहुत संवेदनशील संवैधानिक जटिल विषय है इसमें। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं अभी पिक्चर बाकी है, हाईकोर्ट की टिप्पणी है जिस ढंग अभी पिक्चर बाकी है। सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं। प्रमोद जी, पहले तो बधाई दे रहा हूं आपको। प्रमोद जी, मैं आपके चेहरे पे राहत देख पा रहा हूं, मुस्कान भी है, मुस्कान भी है, खुशी भी होगी, राहत भी होगी। लेकिन प्रमोद जी एक बात बताइए और दिल पे हाथ रख के बताइएगा, सरकार तो आपकी बच गई, लेकिन जो दो स्टिंग ऑपरेशन में विधायकों की खुली खरीद फरोख्त पे आपकी फजीहत हुई है प्रमोद तिवारी जी, अपने ही विधायक खरीद फरोख्त पे आपकी फजीहत हुई है प्रमोद तिवारी जी, अपने ही विधायकों को खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए हरीश रावत ऑफर कर रहे थे स्टिंग में, अपने ही विधायकों को 2 मंत्री पद देने के बाद। और उसके बाद एक एमएलए आपके मदन सिंह बिष्ट, वो बता रहे हैं 12 एमएलए को आपने 25-25 लाख रुपए दिलवाए। ऐसे सरकार बचाइए क्या सर आपने? मैं अपनी बात रखूं आपके सामने? जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, दोनों गलत हैं, झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। हरीश रावत जी का बयान आ गया है, उन्होंने पूरी दृढ़ता से खंडन कर दिया है, और जब उन्होंने खंडन कर दिया और एक जांच चल रही है, तो जब तक उस पर कोई निर्णय ना आ जाए, ये कह देना कि ये सच है, मैं समझता हूं गलत होगा। आज बिंदु दूसरा है, मैं भी सुन रहा था, मेरे भाई, मैं बहुत मानता हूं इनको, आदर के साथ कहना चाहता हूं कि ये तो कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा था। क्या ये बताएं मुझे, ये कांग्रेस ने अंदरूनी झगड़े में एक बस दी इनको कि उस पे बैठ जाओ, भाजपा वालों के साथ वहां तक चले जाओ। दुर्भाग्य से वो बस भी चार्टर्ड निकली बीजेपी की। एक हवाई जहाज आता है, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के लेके आते हैं, वो उड़ के जाता है जॉलीग्रांट से दिल्ली में, और उस पे बैठ के भाजपा के नेता और मंत्री ले जाते हैं। तब भी प्रमोद जी, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं सर, उनको ये सवाल मैं सुधांशु जी से कर चुका, ये बात मैं कह चुका। मैं सवाल आपसे स्टिंग के बारे में पूछ रहा हूं, और आप देखिए बॉल बीजेपी के पाले में डाल दिया। देखिए सर, स्टिंग पे मैं ये सर एक सेकंड सर, मेरा बड़ा सवाल आज ये भी है, जो सवाल आप सर आपने सरकार तो बचा, लेकिन जो विधायकों की खुली सवाल तो आप पूछेंगे, खरीद फरोख्त के सबूत सामने आए सर, इससे आपकी सरकार की, मुख्यमंत्री की साख पर बट्टा नहीं लगा सर, पार्टी की साख पे? देखिए, सवाल तो आप पूछेंगे पर जवाब तो मैं दूंगा ना, और जब जवाब मैं दूंगा तो किस ढंग से दूंगा ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उन्हें होटल में रखा गया, फिर बेशर्मी की इंतहा की गई। जब राज्यपाल ने 28 तारीख लगाया था तो 27 तारीख सर हम फिर पीछे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, हम फिर पीछे जा रहे हैं। मैंने सुधांशु जी से भी यही कहा सर, मैं जो उन्होंने गलत किया उसके बारे में पूछ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे सर ये पूछ रहा हूं, उससे मतलब नहीं सर, नहीं एक सेकंड, प्रमोद जी नहीं, प्रमोद जी मैंने सुधांशु जी के सामने ये सारी बातें रखी कि बस में गए, आप ही सवाल करिए, आप ही जवाब दीजिए। नहीं सर, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आप अपने अंदाज से दीजिए जवाब, लेकिन सवाल जो मैं कर रहा हूं सर उस पर भी तो जवाब दीजिए। मैं दो स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो की बात कर रहा हूं, इसमें एक में हरीश रावत ने मान लिया कि वो उसमें, खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं उसमें हूं,
देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी आसाम से आते हैं, वो वहां पर राष्ट्रपति शासन रात में लगा देते हैं। 28 को जनता को कोई मौका नहीं मिलता है कि लोकतांत्रिक ढंग से बहुमत साबित हो सके। फिर उसके बाद हाईकोर्ट आदेश देता है तो ये सुप्रीम कोर्ट भाग लेते हैं, वहां से भी कोशिश करते हैं। प्रमोद जी, मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, श्री हरीश रावत ने जो इस पूरे महाभारत में एक ऐसे ईमानदार चेहरे के रूप में उभरे हैं जिसके साथ जनता का भी विश्वास है। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं सर? विश्वास है। वो कह रहे मैंने नहीं ऑफर किया था और ना ही मैं इसमें शामिल हूं। तो उसके बाद फिर कहने का आधार क्या है? किस आधार पर आप कह रहे हैं या कोई कहे? अरे हम थोड़े कह रहे हैं सर, ये तो स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो कह रहा है। कांग्रेस ना हरीश रावत डिनाई कर रहे हैं कि उस वीडियो में मैं हूं, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। मदन सिंह बिष्ट आपके एमएलए वो भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि मैं उस वीडियो में हूं। उस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो में जो कुछ आया है, जो कुछ कहा गया है, वो बहुत साफ है, उसको डिनाई कोई नहीं कर रहा है। 12 एमएलए को 25-25 लाख दिए, हरीश रावत खुद कह रहे हैं 5 करोड़ दूंगा। फिर आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे बात रखने दीजिए। एक सवाल आपने उठाया है, उसको मुझे अपने ढंग से जवाब देने दीजिए। 2 मिनट सुनिए इसको। मैं कह रहा हूं, हरीश रावत जी ने बहुत साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर यह कहना गलत है। मैं था जरूर, लेकिन रुपए की लेन देन नहीं हुई। आपके पास क्या आधार है कहने का रुपए की लेन देन की बात हुई? दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, ये स्टिंग ऑपरेशन किए गए थे बेशर्मी के साथ, सत्ता के दुरुपयोग के साथ। एक आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुम अपना बहुमत मंगलवार को साबित करो, उसे दिल्ली बुलाया जा रहा है। सोमवार को कि सीबीआई के सामने खड़े हो जाओ और अपनी सफाई दो। ये स्टिंग ऑपरेशन क्या ये साबित नहीं करता? कल का बुलावा ये साबित नहीं करता कि स्टिंग ऑपरेशन एक धमकी थी, एक केंद्र सरकार की अपनी शक्ति का दुरुपयोग था? क्या ये स्टिंग ऑपरेशन ये साबित नहीं करता है कि उन्हें एक डर, भय, और वहां अगर वो दिल्ली से यहां आते, देहरादून से दिल्ली आते, तो निश्चित रूप से उस शक्ति परीक्षण को उनसे छीनने की कोशिश नहीं थी। तो स्टिंग ऑपरेशन पे मेरा सीधा साधा जवाब सुन लीजिए, जो उसमें शामिल है। हरीश रावत जी ने जवाब दे दिया है, ये सिर्फ एक झूठा आडंबर है, झूठ है, बेबुनियाद है, और ये इसलिए किया गया था कि जिससे इस सरकार का बहुमत कम किया जा सके। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है, मेरा आरोप है। ठीक है, आपका जवाब साफ है। लेकिन सुबोध उनियाल जी सुन पा रहे हैं मुझे? फोन कट गया। सुबोध उनियाल बागी एमएलए हैं, उनसे दोबारा फोन लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रदीप जी सच तो ये है, सबसे बड़ा लूजर इस घटना में अगर कोई है तो ये 9 बागी विधायक ही हैं, जो कि पूरे गाजे बाजे के साथ निकले थे, कांग्रेस की सरकार गिराएंगे, बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे। आखिर में मिला क्या इनको? कुछ भी नहीं मिला, कहीं के नहीं रहे ये लोग। फिलहाल तो मेंबरशिप भी चली गई। नहीं मानक जी, देखिए, इसको इस पूरे घटनाक्रम पर आप नजर डालें तो एक बात, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक, कांग्रेस अपना घर संभाल नहीं पाई। फूट असंतोष कांग्रेस पार्टी में हुआ। बीजेपी को एक राजनीतिक दल के रूप में लेजिटिमेट राइट है कि अगर उसका विरोधी संकट में है तो उसका फायदा जनतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से उठाए। ठीक है, तो इसलिए उसमें बीजेपी को गलत नहीं ठहराया जा सकता यहां तक। लेकिन अब देखिए, जो सुधांशु जी बात कर रहे थे कि बहुत से संवैधानिक जटिलताएं हैं, उसमें पहली हुई 18 मार्च को। 18 मार्च को एप्रोप्रिएशन बिल पास हुआ कि नहीं हुआ ये कोई नहीं जानता। स्पीकर और मुख्यमंत्री और उनकी सरकार। जी, सुबोध जी दोबारा जुड़ गए, 1 सेकंड में दोबारा आता हूं आपके पास। सुबोध जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। सुबोध जी, हम ये कह रहे थे, मैं प्रदीप जी से यही पूछ रहा था। सुबोध जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो 9 बागी विधायक हैं, इंक्लूडिंग आप, ऐसा लगता है सबसे बड़े लूजर आप लोग ही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। देखिए, आज भी हमारी जीत में, मैं प्रमोद जी की बात सुन रहा था कि राज्यपाल ने 28 तारीख को बहुमत के लिए कहा, तो पहले क्यों कर दिया गया? देखिए, हमारी जीत, हमारा प्रमाण है जीत का।
हमने कहा था ये सरकार 18 तारीख को एप्रोप्रिएशन बिल को पास नहीं करा पाई, सरकार अल्पमत में आ गई थी। और ये प्रमाण है कि 71 मेंबरों के हाउस में 9 हम लोगों को डिस्क्वालीफाई करके आपने 33 वोट आपको मिली। तो ये बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आप 18 तारीख को अल्पमत में आ गए। सरकार तो बच गई सुबोध जी। अब आप अप्रोप्रिएशन बिल वाले दिन चले जाइए 18 मार्च। देखिए लड़ाई तो 18 की थी। नहीं, वो चली गई। आप सरकार गिराना चाहते थे, सरकार नहीं गिरी सुबोध जी। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए कभी कभी सच्चाई हार भी जाती है और इस बार सच्चाई हारी है। लेकिन मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि 18 तारीख को जो हमारा आरोप था कि एप्रोप्रिएशन बिल पर सुबोध जी अच्छा एक बात बताइए, जीत मिली, उस जीत की प्रमाणिकता आप उसे अपनी जीत कह सकते हैं सुबोध जी, लेकिन एक बात बताइए कहाँ गड़बड़ हो गई? इतना भरोसा था आपको, बीजेपी आपके साथ थी, कहाँ गड़बड़ हो गई कि आप कांग्रेस के और एमएलए को अपने साथ नहीं ला पाए? देखिए हमारा ऐसा नहीं था। देखिए आज आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 का जो क्वेरी की थी, उनमें ये भी एक क्वेरी है कि जो हाउस में जो स्पीकर कहते क्या वो उसको मानना बाध्यता है? यह आज संवैधानिक प्रश्न बन चुका है। अच्छा क्या स्पीकर जो आज राष्ट्रपति के आदेश को तो आप चैलेंज कर सकते हैं। सुबोध जी स्पीकर की बात को आप अरे सुबोध जी जो आपकी सदस्यता का मामला पड़ा है कोर्ट में पेंडिंग है वो अलग है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या हुआ? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, बागी विधायक और बीजेपी मिलकर सरकार को गिरा देंगे। क्या हुआ कि और आपके साथ नहीं आए कांग्रेस के एमएलए? क्या हुआ? देखिए आपने देखा कि हम लोगों को तो हमको डिस्क्वालीफाई करके हमारा वोटिंग राइट ही छीन दिया गया। जबकि हम लोग जिस दिन हम लोगों ने एप्रोप्रिएशन बिल पर सरकार का विरोध किया, हम उस दिन भी जानते थे कि पार्टी के व्हिप को वायलेट करने का मतलब सदस्यता का जाना। तो सदस्यता जाने का तो हमें कोई दुख नहीं था, हम तो सदस्यता छोड़ने को तैयार थे। नहीं सर, सदस्यता छोड़ने को तैयार होते तो अपनी सदस्यता रद्द होने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट छोड़े जाते। आप पूरी बात सुन ले तो मैं समझा दूंगा आपको। अच्छा सर, एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले प्रदीप जी जो आप 2-3 पॉइंट बता रहे थे वो अलग है। प्रदीप जी एक छोटा सा कमेंट और चाह रहा हूं प्रदीप जी आपसे। आपको वाकई लग रहा है कि इस पूरे संकट में सीधे सीधे हरीश रावत की सरकार बच गई तो उनकी जीत हो गई, या बीजेपी नाकाम हो गई और बागी विधायक तो उनकी हार हो गई, या ये कहीं बीच का मामला है, दोनों की साख गिरी है इसमें? नहीं देखिए, साख तो दोनों की गिरी है, लेकिन निश्चित रूप से उत्तराखंड में हरीश रावत का राजनीतिक कद बढ़ा है जिस तरह से सरकार बढ़ा है। हाँ, क्योंकि बीजेपी की सारी उम्मीद ये थी कि कांग्रेस में और टूट होगी, जो कि नहीं हुई। उसी पर ये जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें जो जीत का दावा कर रही थी बीजेपी, वो इसी पर आधारित था कि और असंतुष्ट है कांग्रेस में, लेकिन हरीश रावत ने बाकी असंतोष को रोक लिया। और उसके अलावा पीडीएफ जो 5 सदस्यीय अलग छोटे दल और निर्दलीय मिलाकर हैं, उनमें कोई सेंध बीजेपी नहीं लगा पाई। तो बीजेपी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट फेल हुआ और हरीश रावत का पॉलिटिकल मैनेजमेंट आखिर में काम आ गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्रदीप जी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में हरीश रावत का कद बढ़ा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन से साख भी उनकी थोड़ी सी कम तो हुई है, क्रेडिबिलिटी कम हुई है। और बीजेपी को भी कई सवालों के जवाब देने हैं जो लगातार पहले अदालत ने पूछे और अब जनता भी पूछेगी विधानसभा में, इनकी कोशिश नाकाम होने की।